हेलो फ्रेंड्स, निर्माणवाद की शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इसी के साथ मैं पर्यावरण एवं संप्रेषण शिक्षण शास्त्र का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। और इसको हल करने के बाद में आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे कि हमारे 30 में 30 कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण का जो है आपका स्कोरिंग करने में जो है बहुत अहम रोल होता है। इसमें आप 30 में से आप 28 से 29 30 तक भी ला सकते हैं पर्यावरण में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसमें 30 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो पहले से ही परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें चील, गरुड़ और गिद्ध जो होता है ये जो है सामान्य जीवों की तुलना में जो है इनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती जो है झूम खेती कहलाती है। इस प्रकार की खेती क्या है? झूम खेती कहलाती है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रचलित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की कक्षा में जो है बच्चों के समूह में सीखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन है, लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, बच्चे को हम अलग अलग नहीं बैठाएंगे, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना। ये भी आपका गलत होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे की सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनना। सक्रिय रूप से, जिस क्लास में बच्चा सक्रिय रूप से सीख रहा है, बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस प्रकार के ऑप्शन जो है आपके सही होते हैं। ठीक है, एक चीज़ सीटेट में और ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग, जिसका आंसर थोड़ा लॉन्ग होता है ऑप्शन में, वो क्वेश्चन आपके 90% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि सही होने की। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव में हमेशा बच्चे के पॉजिटिव को ध्यान में रख के जो है हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें अगला देखते हैं, बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला मीन्स बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। इसके माध्यम से जो है बालक को क्या है, अधिगम सहायक के रूप में जो है बिल्डिंग प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, बाज़ार पर जाते हैं या मेले में जाते हैं, तो उसमें बच्चों को जो है दीवार पर कुछ जो है जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो है लिखा हुआ होता है, दीवार को ही मीडियम बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचा, ऑप्शन है, सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन बी है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। डी नंबर ऑप्शन है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइए। इसमें इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। अगला देखते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक प्रकार की क्या है? अंधविश्वास तो है नहीं, वैज्ञानिक तथ्य नहीं, रूढ़बद्ध धारणा। रूढ़बद्ध धारणा क्या होगी? जब हम कहेंगे कि महिलाएं ये काम तो केवल लड़कियां ही कर सकती हैं या महिलाएं ही कर सकती हैं, या मान लो इसको पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो इस प्रकार की रूढ़बद्धता की धारणा आती है, जिसको जेंडर बायसनेस बोलते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। ये एक प्रकार का क्या है? मिथक है, जो समाज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, के सापेक्ष, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आपका नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया,
साउथ हो गया। ठीक है, यहाँ आपका बिहार है, यहाँ आपका जम्मू कश्मीर है, ये हो गया आपका बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ हम लोग इसमें देखेंगे, तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसमें क्या है कि आप लोग थोड़ा बहुत ही भी अगर मैपिंग एक बार भी नज़र में रख के जाएंगे मैपिंग, तो जो है इसमें से आपका 1 नंबर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में धीमी होगी। ऑप्शन देखते हैं, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाएगी। ठीक है, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है सबसे धीमी होगी, और जब वृद्धि हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया जो है सबसे तेज हो जाएगी और वहीं पर क्या हो जाएगा, बारिश होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए की क्षमता क्या कहलाती है। ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, स्थितीय कौशल, चित्रण कौशल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें चित्रण कौशल के माध्यम से जो है हम किसी स्थान को बता पाते हैं, किसी दूरी को बता पाते हैं कि ये स्थान जो इस स्थान से जो है यहाँ की दूरी इतनी दूर है, और दिशाओं के बारे में जो है हम ज्ञात प्रकार कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो ये आपका एनसीएफ 1975 के अंतर्गत जो है इस फ्रेमवर्क में जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है जो आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, असम, अरुणाचल, मेघालय, इस प्रकार के क्षेत्र राज्यों में जो है स्थानांतरण खेती करने का रिवाज है। चलिए अगला देखते हैं, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें सत्य नहीं है, आपको जो है नेगेटिव वाले क्वेश्चन को विशेष ध्यान देखना है, इसमें आपको नहीं बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, अलग नहीं करते, ये जोड़ते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपका जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मेथेन गैस भी है। तो इसमें आपका तीनों हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तान जो हैं आप मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं ये हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको विशेष प्रकार से देख कर जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। पल्लव राजवंश, चोल, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश। तो जो गोलकोंडा का किला था उसको जो है काकतीय राजवंश के द्वारा जो है बनवाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 ग्राम मिलीग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 15 तिया 45, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें बताना है, भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग।
तो इसमें अदिश राशि कौन सी है? द्रव्यमान जो है क्या है आपकी? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों के विचारों तथा पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करना। चर्चा, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। देखो इसमें सबसे सटीक बात यह होती है कि हम लोग कीवर्ड ढूंढते हैं कि कौन सा गलत वर्ड है। तो गलत वर्ड वाले जो है ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। यहाँ पर हम बच्चे को केंद्र में रखकर ही शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें चर्चा प्रारंभ करना, तो बच्चे को चर्चा के माध्यम से जो है हम जागरूक करते हैं। इसमें बच्चे को गलत नहीं ठहराना है, मानक चार्ट प्रदर्शित नहीं करना है एवं रटन विद्या पर फोकस नहीं करना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? या चंद्रमा की सतह पर हम लोग जाते हैं तो चंद्रमा की सतह पर जाने पर जो है क्या हो जाता है? पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर भार कम हो जाता है, इसलिए पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन, न्यूटन के गति के अनुसार। ठीक है, 60 केजी हो जाएगा, 60 की सॉरी, यहाँ 60 केजी आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विलेय का विघटन दर डॉट डॉट पर निर्भर करता है। भार पर निर्भर करता है, दाब, तापमान, सतह पर। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। पेड़ों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो इसमें कौन सी रणनीति है आप बताएंगे? कक्षा को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। तो इसमें आपका जो सबसे सटीक आंसर है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों को एक पौधे अपनाने के लिए कहना, प्रेरित करना एवं उनको जो है पोषित करने के लिए उनकी मदद करना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर। चलिए, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षा अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? हम लोग सीटेट में देखेंगे कि नहीं वाले क्वेश्चन कम से कम आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के माध्यम से जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना स्कोर आगे बढ़ा पाएंगे। हमको क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है एवं क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक ऑप्शन को बहुत तसल्ली से ही पढ़ना है। हम लोग जो है पॉजिटिव की को ढूंढेंगे, उसमें बच्चे को जो हम पॉजिटिव रखेंगे एवं शिक्षक को नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बच्चे को जो है समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? देखो इसमें क्या होता है कि आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है देखकर घबराना नहीं है। इसको आपको बहुत ही सहजता के साथ में जो है एक एक ऑप्शन को पढ़ना है। एक बार समझ में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको दोबारा पढ़ना है। आपके पास पर्याप्त टाइम होता है, तो इसमें जो है आप अपना 1 नंबर पक्का कर पाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अन्वेषण की दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अन्वेषण की दृष्टिकोण अगला है इसमें। हाँ, अगला देखेंगे। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर लेता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है।
यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर अवसर आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो इसमें एक ही तात्पर्य है, हमको बच्चे को क्या है, ईबीएस की शिक्षा को जो है विद्यालय के जीवन के बाहर से जोड़ने में जो है क्या मदद करता है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना कि पाठचर्या से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसमें आपका असंवेदनशील गलत हो जाएगा, समावेशी नहीं है ये गलत हो जाएगा। परिवार की परिभाषा ही गलत है। अगर परिभाषा ही गलत है तो इन्होंने इतना ज़्यादा ब्यौरा क्यों दिया परिवार के बारे में कि दादा दादी परिवार रिश्ते इस प्रकार के? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जा रहा है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से जो है सिखाया जाना चाहिए कि एक माता पिता और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं एवं दादा दादी एवं उनके रिश्तेदार जो है इस एक प्रकार का विस्तृत परिवार का हिस्सा हैं। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से ईबीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियाँ हैं। तो किस प्रकार की गतिविधि है ईबीएस? तो ईबीएस आपकी किस प्रकार की विधि है बताइए? तो ईबीएस आपका इसमें सैमपट का उपयोग के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है, चित्र पढ़ना के माध्यम से, फील्ड भ्रमण के माध्यम से बताया जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, इसमें सभी होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एक क्या है, विषयगत है, एकीकृत है, समावेशी भी है। इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। ईबीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन देखते हैं कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ये तो सही है ऑप्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह एक अवैध कार्य है, ये भी सही है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिन अक्सर उन्हें नहीं देखते, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। ऑप्शन नंबर डी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको हम बताते चलें कि जो सीटेट की परीक्षा बहुत ही आसान परीक्षा होती है। इसमें जो है अपने आप बुद्धि का अगर प्रयोग करेंगे तो आप इसमें जो है बहुत अच्छा ही स्कोर कर पाएंगे। इसमें 100+ नंबर जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ये हमारे सेशन को देखते रहें और इसमें हम अब अगली कड़ी में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के और हिंदी के, उसके बाद में गणित शिक्षण के, उसके बाद में संस्कृत शिक्षण के जो है हम क्वेश्चन शामिल करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको सॉल्व करने के बाद में आपको आत्मविश्वास आ जाएगा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। तो इसलिए जो है आज हम यहीं पर विराम करते हैं। सीटेट के लिए है ये सेशन जो है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू ऑल।